किसी भी इंसान की जिंदगी में प्रॉपर्टी सिर्फ उसको तीन सूरतों में मिलती है। या उसको प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ती है, या प्रॉपर्टी उसकी विरासत में उसको मिलती है, या उसको कोई प्रॉपर्टी हिबा कर देता है। अब तीनों सूरतों में प्रॉपर्टी को टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, और अगर आप इन तरीकों को फॉलो नहीं करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जोन जोन से प्रॉपर्टी पे टैक्सेस लग चुके हैं, और जिस तरीके से प्रॉपर्टी पे उन तमाम टैक्सेस को जो है वो कैलकुलेट किया जाता है उनकी खरीदो फरोख्त के वक्त, उसको अगर आप सही तरीके से डिक्लेयर नहीं करेंगे तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो जुर्माना आयद हो सकता है। क्योंकि जब आप डिक्लेरेशन करते हैं, आप खुद से टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और आपके पास अकाउंटिंग नॉलेज नहीं है, आपने पहले जो है वो अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई है और आपको इन चीजों का नहीं पता, आप इनकम टैक्स के कवानीन से वाकिफ नहीं है, आप इनकम टैक्स के जो एफबीआर के जो सर्कुलर्स आते हैं, एसआरओ आते हैं कि ये टैक्स लग गया, ये खत्म हो गया, ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा, अगर आप इन चीजों से प्रॉपर वाकफियत नहीं रखते हैं तो आप अपनी रिटर्न भी खुद ना फाइल करें। लेकिन अगर उसके बावजूद आप करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने तीनों प्रॉपर्टीज को किस तरीके से जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न में एंटर करना है, ताकि आपको कल को कोई नोटिस फेस ना करना पड़े। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो से आपके लिए में कोई इजाफा होता है तो एक कमेंट कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। और तीसरा मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, अगर किसी भी शख्स को कोई कानूनी मशवरा दरकार है तो वो अपना मैसेज जो है वो कमेंट सेक्शन में जाके लिखे, और उसके बाद वो स्क्रीनशॉट लेके, ये जो नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है इस पे मुझे सेंड कर दे। मेरी कोशिश होगी कि मैं उसको रिप्लाई करूं। लेकिन मैंने एक चीज और भी आज आपसे डिस्कस करनी है कि लोग लीगल कंसल्टेशन या लीगल एडवाइस के बजाय एक प्रॉपर जो है वो सर्विसेज की जो है वो डिमांड करते हैं कि जी हमें ये बता दें, हम ये गलत कर रहे हैं, हम वो गलत कर रहे हैं। तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एडवाइस के तो कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन कंसल्टेशन के जो है वो डेफिनेटली चार्जेस है, जिसका ताल्लुक मेरी सर्विसेज से है। तो अब आ जाते हैं अपने सर टॉपिक की तरफ के टैक्स रिटर्न को जो डिक्लेयर करना है वो कैसे करना है। तो ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये आपके सामने जो है वो टैक्स रिटर्न का एक पूरा फॉर्मेट है। इसमें मैं आपको बता दूं कि इस टैक्स रिटर्न के दो हिस्से होते हैं। पहले जो 7 कॉलम होते हैं वो रिटर्न से रिलेटेड होते हैं। जो 8वां कॉलम होता है वो आपकी वेल्थ से रिलेटेड होता है। जो पहले 7 कॉलम है उनको हम टैक्स रिटर्न कहते हैं, जो 8वां कॉलम है उसको हम वेल्थ स्टेटमेंट कहते हैं, और ये दोनों चीजें मिला के इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो बनती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या आपको वो गिफ्ट में मिली है, तो सबसे पहले मैं आपको ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा जो आपने खुद से खरीदी है। तो उसको सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है, या वो कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, जो कि नॉन बिजनेस है। उसको जब आपने एंटर करना है तो इसमें देखिए उन्होंने कुछ चीजें बताई हुई हैं। नंबर 1 पे आपने उस प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखना है कि वो प्रॉपर्टी का प्लॉट नंबर क्या, मकान नंबर क्या, दुकान नंबर क्या, और अगर वो सालम खाता है या ओपन लैंड है तो आपने उसका खेवड़ खसरा खतूनी जो है वो लिखना है। लेकिन जैसे ही आप नीचे कंटेंट्स में आप क्लिक करते हैं तो आप ये देखें कि मजीद डिटेल्स आ जाती हैं जो आपने एंटर करनी है। आपने प्रॉपर्टी की नोयत लिखनी है कि वो कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, वो हाउस है, फ्लैट है, शॉप है, जो भी है। फिर उसके बाद उसका एरिया क्या है। फिर उसके अलावा आपने उसका बताना है कि उसका जिला कौन सा है जहां पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। तो ये तो आपने जो है वो प्रॉपर्टी को जो है वो इधर से ये डिटेल मेंशन करने के बाद आपने यहाँ पे उसकी वो वैल्यू लिख देनी है, जो भी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बनती है। आपने 20 लाख का प्लॉट लिया है या 50 लाख की प्रॉपर्टी ली है, जो भी लिया आपने उसकी वैल्यू जो है वो लिख देनी है। ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ उस प्रॉपर्टी के लिए जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं। फिर इसके साथ आपने जब इसको एंटर कर लेना है तो आपने यहाँ पे आके ये कैपिटल एसेट का एक फॉर्म होता है, ये आपने जरूर फिल इन करना है। अक्सर लोगों को इस बारे में नहीं पता, लेकिन जो 7E का टैक्स लगा हुआ है प्रॉपर्टी के ऊपर, उसके परचेज के बाद या उसके सेल के टाइम जो आपको एक 7E का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, उसके लिए आपको ये यहाँ पे एंट्री करना बहुत जरूरी है। और इसमें आपने 2 चीजों का ख्याल रखना है। एक तो जितने की आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो एक अलग चीज है, वो आपने यहाँ पे कॉस्ट वैल्यू में लिखना है। और अगर जो आप प्रॉपर्टी की जो एफबीआर वैल्यू है, जो आप एफबीआर की वेबसाइट से जाके कैलकुलेट करते हैं, वो आपने फेयर मार्केट वैल्यू उसकी लिखनी है। अब ये जो फॉर्म है इसमें भी मुख्तलिफ चीजें हैं, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, फार्म हाउस है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ये आपने सारी चीजें लिखनी है। और आपकी एक प्रॉपर्टी है, 10 प्रॉपर्टी है, आपने इस जगह पे एंट्री जरूर करनी है इसकी। फिर उसके बाद जब आप ये सारी चीजें कर लेंगे तो कल को अगर आपको 7E का सर्टिफिकेट चाहिए होगा तो उसमें आपको फायदा होगा। दूसरा आपको मैं बता देता हूँ कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी जो है उसके बारे में आपने कैसे करना है। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का भी सेम प्रोसीजर है कि आपने यहाँ पे ऐसे लिखना है उनकी सारी डिटेल्स को, और उसके बाद आपने एक काम करना है कि जब आप इसकी 7E में एंट्री करेंगे
तो 7E में जो आप इसकी वैल्यू है, हम पहले उसकी 0 लिखते थे, अब पिछले 3-4 साल से हम उसकी वैल्यू 0 नहीं लिखते हैं, क्योंकि इनहेरिटेंस का जो कैपिटल गेन था वो उन्होंने टैक्स जो है वो इन्वोक कर दिया हुआ है। अब उसको बेचने के ऊपर भी आपका जो है वो टैक्स कैलकुलेट होता है। तो आपने इसके अंदर जो है वो कॉस्ट वैल्यू अपनी 0 लिखनी है, क्योंकि आपने उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई कंसिडरेशन पे नहीं की है, तो कॉस्ट वैल्यू यहाँ पे 0 ही आएगी। लेकिन उसका बेहतर तरीकेकार ये है, जो अब प्रैक्टिस में भी चल रहा है, वो ये है कि आप उस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू लिखे, जो एफपीआर का रेट है, कम से कम आप वो वैल्यू लिखे, ताकि आपका जो है वो टैक्स का जो मामला है कैपिटल गेन का, उसको मैनेज किया जा सके। और जब आपने उसको एंटर कर देना है, तो जो आपका जो रिकंसिलिएशन के लिए आपको जो चीज चाहिए होगी, वो आपने यहाँ पे एक टैब होता है इनहेरिटेंस का, यहाँ पे आपने इनहेरिटेंस को मेंशन करना है, तो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट भी रिकंसाइल कर देगी। क्योंकि विरासती प्रॉपर्टी के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, ये मैं आपको एक्विजिशन की बात बता रहा हूँ, जब आपके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, या जिस दिन जो है वो आपके जो वालिद साहब है, वालदा है, जिसके नाम पे प्रॉपर्टी जिससे आपको विरासत में मिल रही है, उनकी डेथ हुई। अब इसमें जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि गिफ्टेड प्रॉपर्टी को भी डिक्लेयर करने का तरीकेकार इसी तरह है कि आपने उसको पहले यहाँ पे उसके पर्टिकुलर लिखने हैं, फिर आपने उसकी कैपिटल एसेट में एंट्री करनी है। लेकिन जैसे ही आप उसको वेल्थ स्टेटमेंट में आएंगे, तो वेल्थ स्टेटमेंट में इन्होंने इस दफा ये वैसे एंटर किया, लेकिन कानूनी रिक्वायरमेंट बहुत पहले की थी कि आपने गिफ्ट की जो अमाउंट है उसमें आपने उस बंदे का आईडी कार्ड नंबर मेंशन करना है, जिससे आपको प्रॉपर्टी रिसीव हुई है बतौर गिफ्ट, जिसने आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट की है। इधर आपके पास इनफ्लो में वो शो होगी, उधर से उसके आउटफ्लो में शो होगी। यानी आपने अपने यहाँ पे इनफ्लो में जब शो करना है, तो इसी तरह उस शख्स ने अपने आउटफ्लो के अंदर जो है ये गिफ्ट की एंट्री करनी। जब तक दोनों की एंट्री रिकंसाइल नहीं करेगी विद आईडी कार्ड नंबर, विद प्रॉपर डिटेल्स, उसमें वो आपसे पूछेगा कि आपका नाम क्या है। आपका आईडी कार्ड तो ऊपर यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, फिर वो आपसे आपका नाम पूछेगा, फिर आपके डिस्क्रिप्शन पूछेगा कि आपने क्या चीज गिफ्ट की है। ये दोनों एंट्री जब तक साइमल्टेनियस नहीं होंगी, उतनी देर तक जो है वो रिकंसाइल मामला नहीं होगा। और आपको अगर नोटिस आता है आपने कानूनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की होंगी, तो आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आपने प्रॉपर्टी को जो है वो अपने वेल्थ स्टेटमेंट में और टैक्स रिटर्न में जो है वो एंटर करना है। अब मैं आपको एक और चीज भी बता देता हूं कि अगर आप इस कानूनी प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हैं और आपको नोटिस आ जाता है, तो आप उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि एफबीआर वाले इस चीज को नहीं देखते कि आपने जो है वो किस तरीके से इस मामले को मैनेज किया, आपने खुद रिटर्न फाइल किया या किसी से करवाई है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि आया आपकी टैक्स रिटर्न ठीक से फाइल हुई है या नहीं है। क्योंकि ये तो मैंने आपको प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने का सिर्फ बताया। अगर कल को प्रॉपर्टी आप सेल आउट करते हैं, तो उस पर आपको 7E सर्टिफिकेट भी चाहिए, आप पे कैपिटल गेन टैक्स भी अप्लाई करना है। फिर उसमें मजीद 2 चीजें हैं कि वो प्रॉपर्टी जो है 1 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई थी या 1 जुलाई 2024 के बाद खरीदी जा रही है। तो ये सारी चीजें आपने देखनी है, क्योंकि अगर आप इन सारी चीजों को प्रॉपर देख के नहीं चलेंगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि एफबीआर जब आपको टैक्स इम्पोज करने लगता है, तो उससे पहले वो आपको शो का नोटिस देता है कि आपने ये चीज ऐसे क्यों की है। वो ये जो क्यों है ना, इसका जवाब देना आपके लिए मुश्किल हो जाता है जब आप अपनी टैक्स रिटर्न को खुद से फाइल करते हैं। और उसमें ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि लोगों ने बहुत ज्यादा इस चीज को खुद से करना शुरू कर दी है, और ये प्रैक्टिस जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है तो आप उसको हैंडल करें, अगर आपको नहीं पता तो आप जरूर किसी से करवाएं, ताकि आपको कल को किसी किस्म की कोई नोटिस या अगर आपको कोई रिकंसिलिएशन के लिए कोई प्रॉब्लम आती है, वो आपको फेस ना करनी पड़े। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि दीगर टॉपिक्स रिलेटेड इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।